नमस्कार। आज जो विषय चर्चा के लिए हमने चुना है, आपको ध्यान होगा कि जब पहला एपिसोड हम कर रहे थे तो हमने कहा था कि उम, जो आज सबसे ज़्यादा विषय और जिसका उपयोग हम लोग अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा होगी, लेकिन एक थोड़े अलग संदर्भ में। इसके फायदे क्या-क्या हैं ये तो हम लोगों को पता है और ज़्यादातर लोगों ने इन फायदों को देखा होगा कि हमारे सभ्यतागत जो चेंजेज हुए हैं, जो एक प्रकार से कल्चरल शिफ्ट देखने को मिला है पिछले 5-10 वर्षों में, वो इस एक प्रकार की जो क्रांति है, वो डिजिटल क्रांति आप उसको नाम दे सकते हैं। तो उस क्रांति का एक दूसरा ही स्वरूप जो पिछले 3-4 वर्षों में निकल के आया है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, जिसमें हम यदि ये कहना चाहें कि हम अपनी ही बुद्धि को एक प्रकार से जैसे हमने मिमिक किया है, यानी उसको कॉपी करने की कोशिश की है, और वो जो कॉपी है तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग का एक अंश तो उसमें कॉपी हुआ है अभी, लेकिन उसके बहुत सारे हिस्से अभी कॉपी होने बाकी हैं, और जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं या जो इच्छा रखते हैं कि आने वाले समय में उसकी भी कॉपी हम लोग करेंगे। लेकिन आप यूं समझ लें कि जब फायदे होते हैं किसी भी व्यवस्था के, किसी भी वस्तु के, तो उसके साथ साथ उसकी जो एक नकारात्मक पक्ष है, यानी उसका दुरुपयोग होना या उसके जो उल्टे कामों को आप समझ लें, तो वो भी उसके साथ जुड़ा होता है। अब विज्ञान ने ज़्यादातर जो रिसर्च किया है, जो विज्ञान ने आज की जीवन यापन को सुधारने के लिए जो भी प्रयोग किए हैं और वो सक्सेसफुल रहा है, उसी के साथ साथ एक उसका नेगेटिव पक्ष भी उतना ही हावी रहा है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे रिसर्च होते हैं, जो अ, अन्वेषण होता है, उसका उपयोग करना या दुरुपयोग करना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो उसका उपयोग करता है वो उसको कैसे उपयोग कर रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो हमारा मानवीय मस्तिष्क है, वो उसके पीछे खड़ा है कि इसका हम सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। तो इन सारे और सारे ज़्यादातर लोगों की मान्यता है कि अभी तक पिछले 300-400 सालों में जो मॉडर्न विज्ञान ने उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें से ये एक प्रकार का क्वांटम जंप है। यानी अचानक से एक ऐसा प्रयोग सामने आया है जो लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि अभी तक ये मान के हम चल रहे थे कि जो मशीनें हम बना रहे हैं वो हमारे उपयोग के लिए हैं, लेकिन हमसे आगे सोचने की या करने की क्षमता उन मशीनों में नहीं है। यानी मनुष्य के ऊपर उसको जाने की संभावना नहीं है। जो काम हमने सिखाया है वही काम उतना वो कर सकेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो क्षण जो था एक प्रकार से, अब वो धीरे धीरे क्रॉस होने के कागार पर आ गया है, और वहाँ आ गया है जहाँ पर मशीनें अपनी पूरी क्षमता यदि लगा दें सोचने पर, तो कई ऐसे जगहों में देखने को मिलता है कि वो मनुष्य के बुद्धि से ज़्यादा काम कर रही हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर रही हैं। तो इस पूरे बातचीत में दो हिस्से हैं। एक तो पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं और जिसके नाना प्रकार के दुरुपयोग भी सामने आए हैं पिछले 2-4 साल के अंदर ही, जो लंबा टाइम नहीं हुआ है। और ये तब हुआ है जब इस मशीन को हम, कोई ना कोई मनुष्य उसके पीछे होता है जो उसको चला रहा होता है। तो जितनी सुविधाएं उससे मिली हैं, उतनी जो परेशानियां हैं वो भी हम लोगों को मिलनी शुरू हुई हैं। तो एक प्रकार से आप कहें, आज जैसे आप मान के चलें कि डिजिटल के ज़माने में जैसे बैंकिंग के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा आई,
लेकिन उसी के साथ साथ एक ऐसी असुविधा भी आई कि जिससे लोगों को भय लगने लगा। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुले और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वजह से लोगों को एक प्रकार की स्वतंत्रता भी मिली कि आप अपनी बात कितने भी लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन उसका दुरुपयोग भी होने लगा, और दुरुपयोग इस प्रकार से होने लगा कि वो जीवन मरण का प्रश्न बन गया। डिजिटल माध्यम में जो बाहर खेलने कूदने का काम होता था, अब वो जो इंटरटेनमेंट था, स्पोर्ट्स एक प्रकार से जो इंटरटेनमेंट वाला स्पोर्ट्स है, वो हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मनुष्य की एक बहुत ही सामान्य सी इच्छा होती है कि वो ज़्यादा शारीरिक श्रम करना नहीं चाहता है। ये बाय नेचर उसके अंदर है। तो जब शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता और सारी चीज़ें उसकी उपलब्ध हैं बैठे बैठे, तो वो कोशिश करता है कि उन सारी चीज़ों को वो अपने उसी अवस्था में प्राप्त कर ले। तो उस डिजिटल माध्यम में जहाँ तक हम हर प्रकार की सुविधा जो हमारे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, वो सुविधा डिजिटल माध्यम ने दिया। और दुरुपयोग करने वाले ठीक उसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। तो एक प्रकार से देखें तो और जो माध्यम हैं, अब दो तीन चीज़ जो डिजिटल माध्यम में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, वो हर बात में हम लोग अपनी प्राइवेसी को लेके कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी है, उससे हानि पहुंच रहा है। अब यदि आप प्राइवेसी को लेके देखें तो जिसका कि सबसे ज़्यादा भय हम लोगों के अंदर होता है, वो या तो आपका जीवन है, जो आपके अपने व्यक्तिगत जीवन है, जिसका कि आंतरिक जिंदगी होता है, आप परिवार के हिस्से हैं, आप पति पत्नी के हिस्से हैं। ऐसे चीज़ों को, ऐसे घटनाओं को यदि समाज के सामने लाया जाता है तो उसका एक प्रकार से आपको भय लगता है। इसे हम ये कहें कि ये एक हमारे सभ्यता के अंदर की चीज़ है, जो उस भय के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, न कि उसका जो लोग दुरुपयोग करने वाले तो दुरुपयोग करेंगे ही। क्योंकि ऐसे में आप देखेंगे कि आपके साथ जिन लोगों के साथ ये बातें होती हैं, यानी जिसके साथ क्राइम होता है, वो वास्तव में बेचारा उसी को डर लगा होता है, और वो क्राइम छिपाने की वजह से वो बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स में फंसता है जहाँ से कि उसको निकलना कई बार बहुत मुश्किल होता है, और कई बार असंभव जब उसको लगता है तो अपनी वो जीवन यात्रा भी समाप्त करने के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस भय के कारण हम लोगों ने इन चीज़ों का दुरुपयोग होने दिया, हमारे समझ से जब ये डिजिटल वर्ल्ड शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में जब हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जो डीप फेक की चीज़ें हैं, और सरकारी स्तर पर भी ये अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि भाई आप होशियार रहें, क्योंकि आपकी तस्वीरें, आपकी बातचीत कहीं से भी कॉपी हो सकता है, और उसका एक ऐसा स्वरूप प्रकट किया जा सकता है जो आपने कभी न किया हो, न सुना हो, न आप जानते हो। फाइनेंशियल क्राइम को लेकर के है ही है कि क्योंकि ज़्यादातर आपका धन संपत्ति अब आज के ज़माने में जो, क्योंकि डेटा भी ऐसा, रिकॉर्ड्स भी ऐसा है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो किसी को पता नहीं कि आने वाले दिनों में यदि वो आपका डेटा हैक होता है या उसका कोई दुरुपयोग करता है, तो पता चला कि आपकी चल अचल संपत्ति भी इधर से उधर हो सकती है। क्योंकि जितनी सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं, खतरे उसके बढ़ते जा रहे हैं। अब ये और बात है कि एक दिन, जिसको मैं कह रहा हूँ कि एआई अब एक भस्मासुर की तरह बढ़ता जा रहा है, तो भस्मासुर का अंत क्या हुआ था ये हम सबको पता है कि जिस डीप फेक या जिस वर्चुअल रियलिटी को हम लोग अब असली मानने के कगार पर पहुंच रहे थे, वहां ही डीप फेक शुरू हो गया, और ये कि वो व्यक्ति न होते हुए भी दिख रहा है कि यही वो काम कर रहा है। तो इसका दुरुपयोग बता रहा है कि धीरे धीरे इसके ऊपर से अविश्वास होने लगेगा, और अविश्वास इस हद तक होगा कि अब कोई भी लीगल एंटिटी या लेजिटिमेट जो बॉडीज हैं, हालांकि अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई कैसे उस फेक को हम लोग पहचान सकें, एक्सपर्ट्स के पास वो टूल्स हैं जो ये जान सकते हैं कि ये फेक क्रिएशन है।
लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब वो फेक क्रिएशन बहुत कुछ कर चुका होगा, क्योंकि हर आम आदमी के पास उसको पहचानने की क्षमता नहीं है। मैं कई ऐसे वीडियोस देखता हूँ जिन कुछ वैज्ञानिकों के नाम पर उनके वीडियोस बनाए गए हैं, यूट्यूब के ऊपर ही हैं, और उनको मरे हुए पता नहीं कितने सालों हो गए हैं, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे वीडियोस बनाए जाते हैं, और बहुत कुछ जो जानकार लोग हैं उनको ये लगता है कि ये सारे असली वीडियोस हैं। तो इस तरीके से अ, और उनको उतने लाइक शेयर्स भी मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है इतना बड़ा वैज्ञानिक है जिसने बोला है। अब एक चीज इसके अंदर ये भी है कि कुछ इसके ऑफशूट्स भी हैं जिन लोगों को लग रहा है कि उसके फायदे हो सकते हैं। और आज के ज़माने में जब एआई इस लेवल पर आ गया है कि आपके एक क्लिप को लेकर के या एक कोई भी आपकी घटना या जीवन का जो व्यवहार है, यदि वो डेटा है उसके पास, और जाहिर सी बात है कि अब लोग उस हालत में हैं जहां कहा जा रहा है कि आप एआई यूज करिए और पर्सनल कामों के लिए यूज करिए, जहां पर एजेंट्स आप तय करते हैं, तो जिनको एआई एजेंट कहते हैं। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर आप डीप देखने की कोशिश करें कि जहां पर एजेंट एआईज हैं, वो एआई आपके हर एक इंफॉर्मेशन को चाहेंगे कि उनके पास हो, और यदि आप नहीं देंगे उन एजेंटिक एआईज को तो वो काम भी परफेक्टली नहीं करेंगे। तो काम तो करेंगे, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन होगा, और बाय एंड लार्ज हम लोगों को पता है कि वो इंफॉर्मेशन ऐसा इनक्रिप्टेड नहीं होता है। यानी जो कंपनियां बना रही हैं उन एआईज को, उनके पास नेचुरली डेटा होता है। आज मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, बर्नी सैंडर्स, संभवतः ये यूएस के सेनेटर हैं, तो उनकी बातचीत क्लॉड के साथ हो रही थी, और क्लॉड से उन्होंने बहुत सारे सवाल इस पर पूछे थे कि ये जो डेटा है एआई, वो उस डेटा का दुरुपयोग कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। हालांकि वो पॉलिटिशियन है, तो इस नाते उनके जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि पॉलिटिकल कोर्स को कैसे वो अफेक्ट कर सकता है, यूएस के संदर्भ में वो कह रहे थे। और फैक्ट ये है कि वो क्लॉड ने जो कुछ बताया वो बिल्कुल उस समय तो लग रहा था कि जैसे कोई ईमानदार सलाहकार बोलता है, और ठीक वैसे ही वो बता रहा था, और उसके खतरे को बता रहा था निश्चित रूप से कि वो डेटा है तो उसका खतरा असंभावी है। तो एक एक खतरे का लेवल ये हो गया है कि अब हम न चाहते हुए भी, यदि हमारे पास एजेंट्स हैं और जो काम कराने वाले लोग हैं, क्योंकि जब व्यक्ति होता था तो व्यक्ति की रीच उतनी नहीं होती थी, उसको ब्राइब करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होता था जहां से आप ब्राइब कर सकते थे। लेकिन आज यदि उन एजेंट्स को हैक किया जा सके, और वो कहीं से भी हो सकता है, मेरे समझ से जो लोग एआई सिक्योरिटी सिस्टम्स को देख रहे होंगे उन लोगों के लिए ये बात उनके समझ में आनी चाहिए कि ठीक है, उसके फायदे बहुत सारे हैं कि एक साथ बहुत सारा काम वो करता है। आपके जैसे क्लाउड के लिए अभी ये चर्चा चल रही थी कि आप पूरा सिस्टम दे दीजिए, आपके पूरे डेस्कटॉप को या पूरे सिस्टम को हर जो भी जानकारी आप फीड करके देंगे कि ये काम करो, वो आपके काम करता रहेगा। लेकिन एक लेवल के बाद जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि हम काम से भागना चाह रहे हैं, तो इसके दो खतरे हैं। एक तो आप उसको काम में लेना नहीं चाह रहे हैं, जिस यानी कि जिन कामों को आप कराना चाह रहे हैं वो तो अच्छे से वो कर रहा है, लेकिन उस लेवल में जहां पर कि वो आपके लिए वो भी समस्या क्रिएट कर सकता है कि जिन कामों को आप नहीं चाहते हैं वो भी कर दे, और ऐसे हालत में चेक एंड बैलेंस बहुत मुश्किल है। तो मेरे समझ से जो एआई सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, जो लोग इस विषय के जानकार होंगे या जो लोग चाहते होंगे कि इस पर नज़र रखी जाए, तो उनके लिए एक चैलेंजिंग काम है, नंबर एक। और ये चैलेंज और भी बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद से ये सिक्योरिटी सिस्टम और मजबूत होगा, और शायद उतना ना सिक्योरिटी को सेंध लगे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। लेकिन आप ये बात पक्के तौर पर समझ लीजिए कि सिक्योरिटी ब्रीचेज जो होते हैं वो सिक्योरिटी के थ्रू ही होते हैं। यानी जिस ताले को आपने लगाया है ये सेफ्टी के लिए, ठीक वो ताला ही बता रहा है कि आप इनसिक्योर हैं। घर के बाहर ताला लगाया है आपने, एग्जाम्पल ले लीजिए, तो चोर को पक्का मालूम है कि आप घर के अंदर नहीं है,
यदि आपने सिक्योरिटी कैमरे लगा रखे हैं, कैमरे सभी लोग जानते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि सिक्योर रहे, डेटा कहीं जाए नहीं, कोई ले न जाए, और बाई एंड लार्ज सिक्योर जो सर्विस वाले होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनको हैक करना या होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो ये लोग जितने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो खुलेआम ये कहते हैं कि जो कुछ पब्लिक डोमेन में आपकी चीज़ें आ गई हैं, यानी पब्लिक डोमेन केवल वो नहीं है कि जो आप सोशल मीडिया या वहाँ शेयर कर रहे हैं, बल्कि आपके फ़ोन पर जो कुछ चीज़ें आ गई हैं, जो आपके डेस्कटॉप पर चीज़ें आ रही हैं, यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो रहा है, जिनका फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है, वो सिक्योर नहीं है। वो आपके इम्प्रिंट्स को, डिजिटल फुटप्रिंट्स को केवल सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, बल्कि एक प्रकार की इनसिक्योरिटी भी वो जरूर प्रोवाइड कर रहा है। तो अब एक तरफ से तो ये है कि ये जीवन है, तो जीवन क्योंकि है इसलिए जीवन के खतरे भी होंगे। तो एक तरफ से आप मान के चलें कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं और जहाँ पर इतना अब ये एक प्रकार से भय का भी वातावरण बढ़ रहा है दिने दिन, क्योंकि यहाँ पर जॉब लॉस की बातें कही जा रही हैं आने वाले दिनों में, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होंगे। और क्योंकि कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं, उनको लगता है कि एक नए टाइप का काम उभर के आएगा, और कुछ लोगों को डर भी लग रहा है। तो जो फायदे वाले हैं वो कहते हैं कि जिन्होंने एआई सीख रखा होगा उनका जॉब नहीं जाएगा, उनको काम खूब मिलेगा, और जो नहीं सीखे होंगे उनका जॉब पहले जाएगा। लेकिन जैसा भी हो, जॉब करना तो सबको है इस दुनिया में, क्योंकि यदि उनका जॉब चला जाता है तो हमारे समझ से ये कंपनियों की सोच के हिसाब से भले चल रहा होगा, लेकिन यदि आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से सोचें और इस सोच में रखें कि दुनिया केवल कंपनी नहीं होती है, या कंपनियों के जो फायदे होते हैं वो नहीं होते हैं, ये दुनिया उस ह्यूमन बीइंग की है जिसको नेचर ने यहाँ तक ग्रो कराया है। तो उस हालत में न ले जाइए कि जहाँ नेचर को खुद ही इंटरवीन करना पड़े और आपकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाए। यानी जिस तरीके से चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोगों को पता है कि जिस प्रकार के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं हमारे पूरे ग्लोबल लेवल पर, वो सारी हमारी चालाकियों को एक तरफ कर देता है, और बाकी जो हमारे सूझबूझ है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितना कुछ आपने रिसोर्स क्रिएट किया है एक प्रकार से ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फुल एंड फाइनल आपको मान के चलना पड़ेगा कि नेचर उसके लिए एक चैलेंज बनेगा आने वाले दिनों में। अब इसका दूसरा पहलू आप ये लेके चलिए कि यदि सपोज करिए कि सारे काम हमारे पास कीपिंग इन व्यू की, अब जैसे रोबोटिक्स की बात होने लगी है और ये होने लगा है कि जो एआई कर रहा है, यानी अभी तो आपका फोन या लैपटॉप या जो सिस्टम है उसके थ्रू आप एआई को यूज कर रहे हैं, कोई वीडियो बनाने के लिए कर रहा है, कोई ईमेल लिखने के लिए कर रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक काम है उसके लिए आप कर रहे हैं। अब इसका जो दूसरा पहलू है और जो कि तेजी से लोग चाह रहे हैं कि हो रहा है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे रोबोटिक्स के अंदर ऐसे एआई, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है, यदि आप रोबोटिक सिस्टम बनाते हैं और उसमें आप इन सॉफ्टवेयर्स को डाल देंगे तो निश्चित रूप से उपयोग करने लगेंगे उनका, तो एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। जैसे घर के रोजमर्रा के कामों के लिए आप रोबोट्स को यूज कर रहे हैं और आगे और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन के लिए काम करेंगे। आपका रोबोट यदि कुक की तरह काम कर रहा है, यदि आपका रोबोट घर के क्लीनिंग के लिए काम कर रहा है, यदि आपका रोबोट ड्राइवर के लिए काम कर रहा है, आपका रोबोट फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, रोबोट यदि घर के कामों में आपका हाथ बटाने से लेके आपका ड्राइविंग करा रहा है, मेडिकल इश्यूज को वो डील कर रहा है, तो एक तरीके से आदमी का जो काम होगा वो स्क्वीज तो होगा, वो दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि ये रोबोटिक्स और ये जो एआई का सम्मिश्रण है, इसको फुल ब्लोन आने में 5 से 10 साल का समय लग सकता है, या हो सकता है उसके पहले भी हो, क्योंकि जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, उसमें ये कहना भी मुश्किल है कि कितने दिनों के अंदर ये चेंजेज आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 5 से 10 साल का जो समय है वो एक क्रूशियल टाइम पीरियड है जिसमें इस पर काफ़ी
चीज़ें आने के लिए हैं। अब चाहे वो सैनिक बनाने के रोबोट वाले सैनिक हों, रोबोट वाले आपके मजदूर हों, रोबोट वाले काम, तो अल्टीमेटली सवाल तो ये उठेगा कि जब आदमी बेरोजगार होगा या सारा कुछ रोबोट ही करेगा तो फिर ह्यूमन बीइंग करेंगे क्या? अब दो खतरे हैं। एक तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जिस प्रकार से, क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि कुछ डिसीजन एआई सिस्टम्स ऐसे लेते हैं जिसका कि कोई होप नहीं होता है, और क्योंकि उनका इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा है कि वो डिसीजन, कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जिसको आपने सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा ये इस प्रकार के डिसीजन ले सकता है। इनोवेशन के लिए कुछ लोगों को फायदा दिख रहा होगा, हो सकता है नए नए जैसे ड्रग रिसर्च के लिए ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आ सकते हैं जो वो एआई के थ्रू इनोवेट किए गए हों। बहुत सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और उनके आइडियाज़, यानी इनोवेशन के आइडियाज़ उनके थ्रू हमको मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी चिंता होनी चाहिए, या कई एक ग्रुप है जो इस बात की चिंता कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप जब इंडिपेंडेंट इतना इनोवेटिव हो जाए तो निश्चित रूप से जब ह्यूमन माइंड को वो सरपास करेगा, उसके इंटेलिजेंस को सरपास करेगा, तो संभव है कि एक फाइनल लड़ाई हम लोगों की उस पूरे इंटेलिजेंट मशीन से हो। और ये यानी ये जो लड़ाई होगी वो सभ्यता के स्तर पर होगी, वो कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं होगी। मान लें कि किसी सिस्टम में बैठा हुआ, अब कोई सिंपल सा है, आपने कोई एजेंट ही बनाया, किसी प्रेसिडेंट का एजेंट बना है मान लीजिए एआई, और वो रोबोटिक के फॉर्म में है, उसके सारे सॉफ्टवेयर, क्योंकि थोड़े से दिनों के बाद यदि ट्रेड्स देख ले तो ये सबको पता है कि एआई कॉपी कर लेता है बहुत अच्छे से। अब मान ले कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है आज, उनका वो कॉपी कर लिया, वो ट्रेड्स भी कॉपी कर लिया, वो कैसे बिहेव करते हैं वो भी कॉपी कर लिया, और कल किसी ने एक रोबोटिक फॉर्म में एक प्रेसिडेंट खड़ा कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि उसको, जो हम लोग पुरानी फिल्में हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में आज के 10-20 साल आ रही थी जो कि लग रहा था कि एक गप है या फिर एक इस तरीके से केवल इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन एक काफी कुछ दिखाई दे रहा है कि वो एक रियल फॉर्म में आ सकता है। तो इस हालत में पूरी सभ्यता के लिए एक खतरा तो ये बनेगा, जिस पर कि आपको एक ऐसी लड़ाई को आप कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में जहां वार चल रहा है वो कितना कठिन है उस वार को एंड करना, और खुद एक दूसरे को हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे हालत में यदि वो मशीन इस प्रकार से बिहेव करने लगे और उसके पास एक एक ग्रुप नहीं, एक ऐसा पावर हो जो कि वो बहुत सारे क्रिएशन कर सकता हो, तो आप उसके खतरे को समझ सकते हैं। तो अब इस प्रकार से आप ध्यान दें तो दो प्रकार के खतरे हैं। एक तो यदि हमारा काम टेक ओवर हो जाएगा तो मनुष्य फिर करेगा क्या, उसके लिए, क्योंकि आज सब लोगों को पता है कि जिनके पास काम नहीं होता है उसकी हालत क्या होती है। कई लोगों को पता है कि उनके पास ये कुछ लोगों को लगता है काम नहीं होगा तो केवल पैसे नहीं होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। काम नहीं होगा तो केवल पैसे नहीं होंगे ऐसा नहीं है, बल्कि जो आपकी लोनली लाइफ होगी, जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उस बिहेवियर का क्या होगा, और आप अकेले अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से बिताएंगे। तो ये एक रिस्क है, और उसके फिजिकल रिस्क भी है। किसी को कह दीजिए आप, अब जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फाइनली, आप या तो दिन भर दौड़ें, एक्सरसाइज करें, जैसे आज उनके जो पेशेंट्स हैं बीपी शुगर के लिए ये कहा जाता है कि भाई आप ये लाइफस्टाइल चेंज करें, तो या तो वो करते रहेंगे, काम तो फिर भी आपको करना होगा, और यदि खाना नहीं मिलेगा तो फिर ना तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा, न काम होना है। तो ऐसी हालत में एक खतरा तो ये हो गया कि आपका काम न मिलना, और दूसरा खतरा जो सभ्यता के स्तर पर है, जहां पर कि यदि वो कंट्रोल के बाहर हो गया एआई सिस्टम तो फिर क्या होगा, और उसको संभालना असंभव होगा। अब आज कोई भी चाह ले, कुछ ऐसे बड़े देश हैं आज दुनिया के अंदर जिनको कि आप चाह भी लें कि 10-20 देश मिलके भी कंट्रोल कर सकें, तो उसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है।
तो इस प्रकार की यदि कोई क्रिएशन यदि बन पाया तो हमारे समझ से ये दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के जिस प्रकार का खतरा हम लोगों को ये लग रहा है कि कोई हमारा डेटा चुरा लेगा, एआई के सिस्टम में ये कंपलसरी है कि आपका डेटा उसके पास जाना ही जाना है, और बाय वर्च्यू ऑफ योर ओन कंसेंट। उसमें ये भी नहीं है कि आपका कंसेंट नहीं है। बीच में सरकारों ने कोशिश किया और ये नियम जैसे भारत में भी आ रहा है कि भाई जो एआई के मटेरियल हैं उस पर आप लिख दीजिए कि वो एआई जनरेटेड है, ताकि डीप फेक से बचा जा सके। लेकिन ये केवल मामला डीप फेक का नहीं है, ये मामला उससे कहीं आगे का है, जहां पर कि केवल डीप फेक वो जब तक करेगा, वो संभव हो सकता है कि जिसको आप डीप फेक अभी समझ रहे हो वो आपसे ज़्यादा रियल हो जाए। तो ऐसी हालत जब आएगी तो हमारे समझ से उस खतरे से हम लोगों को केवल साइबर सिक्योरिटी और एआई सिक्योरिटी के जो लोग हैं, संभवतः वो कितना संभाल पाएंगे हम ये कह नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन तो और कई भी हैं, लेकिन एक बात सरकारों के लिए ये जरूर है कि सरकारों को यदि अभी अवेयर होना है, क्योंकि टाइम जिस तरीके से बीत रहा है उसमें से कुछ सरकारें ही यदि इन्वॉल्व हो गई हैं वो कुछ करने के लिए, कोई मिस्चीव उनके दिमाग में आ गया है, तो फिर उस चीज़ को संभालना असंभव हो जाएगा। आज यदि न्यूक्लियर पावर आपके पास हो जाता है तो सारे दुनिया के लोग ये लगे पड़े हैं कि कैसे भी करके इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, कहीं इसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन ये ऐसा दुरुपयोग है कि बहुत छोटे से रूप में कोई एक छोटा सा देश भी चाहे तो पूरे दुनिया पर भारी पड़ सकता है। तो हमारे समझ से जिन लोगों को ये लगता है कि अभी रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है या अभी चीज़ें हो रही हैं हम देख लेंगे, तो उसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि जब चीज़ें होने ही लगेंगी तो उसके पास भी काट होगा। तो जिस एआई को रोकने के लिए आप लीगल सिस्टम बनाएंगे, वही एआई बता देगा कि इस लीगल फ्रेम को कैसे तोड़ा जाए या कैसे टूट सकता है। मनुष्यों ने ये करके दिखाया है। दुनिया भर के संविधान हमने बनाए हैं, बहुत सारे करप्शन रोकने के उपाय बनाए हैं, लेकिन रुकता नहीं है। तो जब मनुष्य नहीं रुकता है तो इन मशीनों को आपको रोकने की क्षमता आपके बिल्कुल बाहर होगी, ऐसी मेरी समझ है और मैं मानता हूँ। एक अपील मैं यहाँ करके आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो वीडियोज मैंने पहले भी बताए थे कि एआई की जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अभी मैंने ऑप्शन देखा था यूट्यूब के अंदर ही ऑप्शन पड़ा था कि क्या चाहते हैं कि एआई सिस्टम्स इस वीडियोस को जो मटेरियल हैं उसको यूज करे या ना करे, वो आप उसको कमांड दे सकते हैं। और वर्चुअली जो अच्छे कंटेंट्स हैं उनके लिए कमांड देना ही चाहिए, ताकि जो एथिकल मैपिंग एक प्रकार से एआई सिस्टम्स की हो उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। तो उसका कंट्रीब्यूशन यही होगा कि मैं ऐसे कंटेंट डालूं, और आपके लिए सहयोग ये होगा कि आप सब्सक्राइब कमेंट शेयर जब करेंगे तो मेरा उत्साह बना रहेगा, और उत्साह का नतीजा होगा। तो एक प्रकार से मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ जो अपने केवल फायदे की बातें मैं कर रहा हूँ। फायदा तो है ही है क्योंकि मेरा उत्साह बना रहेगा, लेकिन इसी के साथ ये भी होगा कि एआई सिस्टम्स के जो अच्छे एथिकल कंटेंट हैं वो हमारे सिस्टम के लिए जाएंगे, और जहाँ पर के लिए हम लोग कभी न कभी इसका सदुपयोग समझ पाएंगे। नमस्कार।